देखना, अभी थर्मो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। थर्मो केमिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ा कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। उसके बाद बच्चों याद रखना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बाद हमने क्या पढ़ा, उसी को एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी बोलते हैं, और एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन भी पढ़े हमने, ठीक है बच्चों। याद रखना, अभी बहुत अच्छे से देखना। आज हम पढ़ेंगे हेसेस लॉ, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। हेसेस लॉ, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन, कांस्टेंट समेशन। आपने कहीं जगह पे, मतलब कभी आपने, आई थिंक कहीं अदर टीचर से अगर, हाँ बोलो बोलो जल्दी, क्या है? हम्म, बोलो। माइक ऑन हो गया, तो देखो, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन का मतलब क्या होता है सर? तो देखो, इस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते। हेसेस लॉ पे बेस आपकी बॉर्न हेबर साइकिल है, बॉर्न हेबर साइकिल। उसके बाद सुनना, हमें सारी दुनिया भर की एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए हेसेस लॉ का यूज होता है। तो याद रखना, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट के लिए बहुत बार मैं बोल रहा हूं, आप एक बार चेक करना, कैलकुलेट द एंथैल्पी, कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते फॉर योर नीट एंड सीईटी एग्जाम। बहुत बार मैं बोल रहा हूँ, हेसेस लॉ से इंपॉर्टेंट थर्मोकेमिस्ट्री में कोई भी पॉइंट नहीं है। तो याद रखना इस चीज को, हेसेस लॉ को आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझना है, ठीक है बच्चों। देखना अभी, अब मैं क्या करता हूँ, हेसेस लॉ क्या होता है पता है क्या? सबसे पहली बात देखो, आपने एंथैल्पी पढ़ी होगी बच्चों, ठीक है ना बच्चों? तो आपको पता है एंथैल्पी क्या होता है? बोलो, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, बोलो जल्दी। इट इज अ स्टेट फंक्शन, सही है ना? एंथैल्पी इज अ, वेरी गुड, स्टेट फंक्शन। इट इज अ स्टेट फंक्शन, यानी कि सर एंथैल्पी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगी, मतलब ए और बी पे डिपेंड करेंगी। चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ, तीन रूट है जाने के, ए से बी, 1, 2 एंड 3। लेकिन याद रखना, आप कहीं से भी जाओ, एंथैल्पी का जो चेंज आएगा वो सेम आएगा। समझे या नहीं समझे? बिकॉज एंथैल्पी इज नॉट अ पाथ फंक्शन, एंथैल्पी इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन। बोलो बच्चों, क्लियर है? ये बातें मैंने बता के रखी है कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। आइए इसको थोड़ा बहुत अच्छे से समझते हैं, आज तुम्हें इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि एंथैल्पी क्यों स्टेट फंक्शन है। जो देखो, एक रिएक्शन, मैं ए से बी जा रहा हूं, मैं ए से सीधे बी जा रहा हूं, यहां पे इस रिएक्शन की मान लो एंथैल्पी होगी, दिस इज एक्स। चलो मान लो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी थी, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी थी, वो एंथैल्पी क्या थी? बोलो, चेंज इन एंथैल्पी एक्स थी, ए से बी जाने पर। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैं ए से सी गया, सी से डी गया, और डी से बी गया। मतलब सुनना अच्छे से, मैं मुझे जाना तो ए से बी है ना। अरे इंपॉर्टेंट बात, हमें एंथैल्पी ए से बी की निकालनी है ना, चाहे वो आप सिंगल स्टेप में निकालो या मल्टीपल स्टेप्स में निकालो। यानी कि देखो, ए से सी जाने के लिए मान लो एंथैल्पी लगी y, सी से डी जाने के लिए लगी z, और डी से बी जाने के लिए w, एंथैल्पी लगी w। मतलब देखो, मैं ए से बी जाने पर मेरे एंथैल्पी x थी, और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन की बात चल रही, ठीक है। और मैं ए से सी जा रहा हूं, और सी से डी जा रहा हूं, और डी से बी जा रहा हूं, मतलब जाना तो मुझे ए से बी है ना। तो मान लो मैंने W प्लस Z प्लस वाई, इन तीनों का समेशन अगर मैं कर लूं, तो किसके बराबर आएगा जल्दी बताओ? इट इज इक्वल टू एक्स। एंथैल्पी तो सेम ही रहेगी, चाहे आप सिंगल रिएक्शन सिंगल स्टेप के लिए निकालो या उसी रिएक्शन के लिए मल्टीपल स्टेप में निकालो, इन दोनों की एंथैल्पी सेम रहेंगी। रिएक्शन थोड़ी बदले आपको लासूर, देखो आपको औरंगाबाद से लासूर जाना है, चाहे आप हाईवे से जाओ, चाहे आप ट्रेन से जाओ या गाड़ी से घूम के जाओ, डिफरेंट स्टेशन से आप जाओगे तो वही ना, मतलब स्टेट समझ में आ रहा है? तो ए और बी, समझे या नहीं समझे? क्लियरली बताओ।
कि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन की वे, चाहे आप सिंगल स्टेप के लिए एंथैल्पी निकालो या फिर उस रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप्स में तोड़कर एंथैल्पी निकालो, आपकी एंथैल्पी सेम आएंगी। हो गया क्लियर? बताओ जल्दी, समझे अच्छे से एकदम। देखो मैं वही बात बता रहा हूं, अब और अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो एग्जांपल के तौर पर इस चीज को समझो। मैं कार्बन और O2 की रिएक्शन कर देता हूं, क्या बनेगा? CO2 बनेगा। मैसेज करो हाँ या ना। एक मिनट, हाँ एक मिनट रुक जाओ। देखो यार लेक्चर में नेटवर्क इशू बहुत लोगों का आता है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। देखो कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो CO2 बना। बोलो ये बात सबको समझ में आई? यहाँ तक की बातें। अब मैं इस रिएक्शन को स्टेप्स में तोड़ता हूं, मतलब डिफरेंट स्टेप में ब्रेक करता हूं, 2 स्टेप में लिखता हूं। मान लो इस रिएक्शन की एंथैल्पी आपकी आई x, इस रिएक्शन की एंथैल्पी आपकी x आई, मतलब कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, कार्बन प्लस O2 गिव्स, बोलो क्या आएगा? CO2। इस रिएक्शन की एंथैल्पी x है। अब मान लो इस रिएक्शन को मैं डिफरेंट स्टेप में तोड़ता हूं, 2 स्टेप में। तो 2 स्टेप में तोड़ने के बाद देखो इस तरह से, पहले कार्बन और हाफ O2 ले लेता हूं। कार्बन और हाफ O2 क्या आएगा? बोलो कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, यस और नो? बोलो जल्दी। इस हाफ O2 को मैं बोलता हूं एक ऑक्सीजन, मतलब CO आएगा। और फिर से देखो, फिर से बहुत अच्छे से देखना इस चीज को, फिर से मैंने CO लिया और CO की रिएक्शन मैंने हाफ O2 के साथ कर दी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 क्या आएगा आपका? CO2। इस ऊपर वाले रिएक्शन के लिए एंथैल्पी Y, नीचे वाली के लिए Z। तो मैं बोल सकता हूं क्या? मैं बोल सकता हूं जो X है वो किसके बराबर आएगी? X Y प्लस Z। जो एंथैल्पी X है वो किसके बराबर आएगी? Y प्लस Z। मतलब रिएक्शन की एंथैल्पी चाहे आप सिंगल स्टेप में निकालो या मल्टीपल स्टेप्स में निकालो, एंथैल्पी का समेशन जो है वो किसके बराबर आएगा? X के बराबर आएगा। बोलो क्लियर है सबको? नाउ दिस इज हेसेस लॉ। सबको क्लियर है? मैसेज कर दो, सबके मैसेज आने चाहिए। मैं क्या बता रहा हूं समझ में आया सबको? ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनो। कोई बात नहीं, एक बार और एक्सप्लेन कर देता। देखो इस रिएक्शन को, ऊपर वाली रिएक्शन के लिए अगर मैंने डायरेक्टली एंथैल्पी निकाली, मैंने, तो इसकी एंथैल्पी मान लो मेरे x थी। अब इसी रिएक्शन को मैंने 2 स्टेप में तोड़ दिया, इसी रिएक्शन को मैंने 2 स्टेप में तोड़ दिया। और स्टेप में तोड़ने के बाद देखो, पहले कार्बन और हाफ O2 क्या बनेगा? CO बनेगा। अभी CO में फिर हाफ O2 डाल दो, क्या बनेगा? CO2 बनेगा। मतलब मैं जा तो कहां से कहां रहा हूं? हाँ, कार्बन से CO2 की तरफ जा रहा हूं, मतलब कार्बन। बस इस 2 ऑक्सीजन को देखो, मतलब ऑक्सीजन को मैंने किस तरह से तोड़ा? हाफ O2 हाफ O2। रिएक्शन को अगर मैं 2 हिस्सों में तोड़ दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंथैल्पी जो सिंगल स्टेप में आ रही थी ना, वही एंथैल्पी कहां पे आएंगी बताओ जल्दी? वही आपकी 2 स्टेप में आएंगे, क्योंकि भाई एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। आप कैसे जा रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप 2 स्टेप में जाओ या 3 स्टेप में जाओ, 2 रास्ते से जाओ या 3 रास्ते से जाओ, आपको एंथैल्पी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पास से जा रहे हो। वो तो इसी पे डिपेंड करती है ना, कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। इसीलिए एंथैल्पी दोनों तरफ सेम आ रही है। बोलो समझ में आया सबको? यहां तक बातें क्लियर है? मैसेज कर दो। अच्छे से क्लियर है बच्चों? हाँ तो अब देखो, अब बहुत अच्छे से देखो। ठीक है, देखो एक और बात समझो। अगर हम रिएक्शन को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल देखो इस रिएक्शन को देखो, कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स CO प्लस सी, यहाँ पे प्लस कर देता हूं, CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद आपको पता है, देखो यहां से कार्बन आएगा प्लस हाफ O2 मतलब क्या? O2, एक O2, और ये CO और ये CO क्या हो जाएंगे एक दूसरे को? आपको पता होना चाहिए। ये इधर का प्लस है मान लो, इधर आने के बाद माइनस, तो ये CO कैंसिल हो जाएंगे और इधर बचेगा आपका CO2। तो अगर इसकी एंथैल्पी आपको पता है x है, इसके एंथैल्पी y, इसके एंथैल्पी z, तो मैं लिख सकता हूं, अभी हमने पढ़ा कि x इज इक्वल टू आपका होगा y प्लस z। मतलब अगर मैं रिएक्शंस को ऐड कर सकता हूं, सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं, तो उनके एंथैल्पीज को भी मैं क्या कर सकता हूं? बोलो ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। समझ में आया पॉइंट? क्या बताया मैंने? अभी बताया, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से बताया मैंने। If we add two reaction, we also have to add their enthalpies। अगर हमने 2 रिएक्शन को ऐड किया या 2 रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो याद रखना उनके एंथैल्पीज को भी हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
ये एक नंबर की रिएक्शन, ये सेकंड नंबर की रिएक्शन, उन दोनों से थर्ड नंबर की रिएक्शन बनी। समझ में आया सबको? तो मैं अगर y और z से x बना सकता, मतलब फर्स्ट सेकंड रिएक्शन से थर्ड बना सकता हूं, तो y और z के मिला के मैं बोल सकता हूं कि दिस इज एंथैल्पी ऑफ थर्ड। मतलब एंथैल्पी को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। इसीलिए तो बोला था भाई एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आया कुछ? एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला था ना, एनर्जी के टर्म्स आर एक्सटेंसिव बिकॉज हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? अगर रिएक्शंस को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो उनके एंथैल्पीज को भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बोलो बच्चों, क्लियर है? यहां तक की बातें सबको क्लियर है? मैसेज करो तो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अभी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। हम आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। सर हेसेस लॉ का कहां पे यूज होता है? तो एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, इसको अच्छे से देख ला। टू डिटरमाइन द, देखो मैं कैसे लिखता हूं, टू डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन that cannot be that cannot be determined experimentally। ये कौन सी बात हुई सर? मतलब कुछ कभी कभी क्या होता है पता है, मैं बताऊंगा एक्सपेरिमेंटली किसी भी चीज के या किसी भी एंथैल्पी को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो बताऊंगा मैं। थोड़ा रुक जाओ, ठीक है? अब देखो कोई कभी कभी क्या होता है, हम किसी की एंथैल्पी को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जो एंथैल्पीज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते उसको हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे? बाय यूजिंग हेसेस लॉ। समझ में आए? तो थ्योरेटिकली हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। समझे या नहीं समझे? कोई कुछ कुछ एंथैल्पी ऐसी होती है बच्चों, जिन एंथैल्पी को हम, बहुत अच्छे से सुनना, जिन एंथैल्पी को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते उस एंथैल्पी को हम हेसेस लॉ से डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी ये वाला एग्जांपल को देखो। मान लो अभी हमने पढ़ा कार्बन प्लस हाफ O2 क्या बनेगा? CO बनेगा, ठीक है? वेरी गुड। उसके बाद अभी हमने पढ़ा CO प्लस हाफ O2 क्या बनेगा? CO2 बनेगा। बहुत बढ़िया। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास कौन सी रिएक्शन आ गई? तो आप बोलोगे सर कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। अब इस रिएक्शन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहाँ पे जो एंथैल्पी आएगी बच्चों कौन सी आएगी? आप बोलोगे सर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। अरे हाँ या ना? दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। बोलो क्लियर है सबको? दिस इज, अरे कंबशन एंथैल्पी पढ़ाई थी ना मैंने इस रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन देखो, किसी सब्सटेंस को, एक मोल सब्सटेंस को ऑक्सीजन का प्रेजेंस में बर्न करना, इसी को तो हम बोलते हैं कंबशन एंथैल्पी। तो मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा C एंथैल्पी ऑफ कंबशन इस रिएक्शन के लिए ये होगी, सॉरी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन फॉर दिस रिएक्शन इज फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसके लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो अब देखना, और ये कार्बन के लिए। अब इस रिएक्शन के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? ये है एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसकी? कार्बन की। अब देखो, सॉरी इसको और अच्छे से लिख सकता हूं मैं। देखो सब चीजें छोड़ दो, अब मेरी चीज को सुनो एक बार, थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। मुझे क्या बताना, ये कंबशन से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? मैं अच्छे से बताता हूं, सुनो। मान लो मेरे पास ये वाली रिएक्शन है, ये भी कंबशन रिएक्शन है, दूसरी वाली भी कंबशन और तीसरी वाली भी कंबशन रिएक्शन है। और जब मैंने बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज किया, देखो अभी बॉम्ब कैलोरीमीटर का क्या यूज है? कैलोरीमीटर ये वाला एक डिवाइस होता है, ये एक्सपेरिमेंटली एंथैल्पी ऑफ कंबशन को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। समझे या नहीं समझे? पहली बात, बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंटली हम किसी भी रिएक्शन की हम कंबशन एंथैल्पी फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज? बोलो हाँ या ना? बोलो क्लियर है सबको? लेकिन याद रखना, अब इन तीनों रिएक्शन में देखो, मुझे आपको जो इंपॉर्टेंट बात बतानी है उसकी तरफ फोकस करो। बाकी तो सब बताने के लिए होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो। देखो जब मैंने बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज किया तो मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी पता चल गई, कंबशन एंथैल्पी। ऊपर वाली रिएक्शन की भी कंबशन एंथैल्पी मुझे पता चल गई। लेकिन याद रखना, ये जो फर्स्ट वाली रिएक्शन मैंने लिखी है ना, ये रिएक्शन कभी भी हम यहां तक नहीं रोक सकते। ये रिएक्शन कहां तक जाती है? यहां तक। तो ऊपर वाली जो ये वाली रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन,
इस रिएक्शन के लिए याद रखना, हम कभी भी बॉम्ब कैलोरीमीटर से एक्सपेरिमेंटली हीट ऑफ कंबशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अब रिजल्ट पे मैं पहुंच रहा हूं, सुनो अच्छे से। देखो, फर्स्ट रिएक्शन के लिए हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट नहीं कर सकते बाय यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर। सेकंड रिएक्शन के लिए हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और थर्ड रिएक्शन के लिए भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, अरे क्योंकि ये रिएक्शन यहां तक स्टॉप नहीं होती, ये रिएक्शन है ना यहां से यहां तक स्टॉप हो जाती है, ये रिएक्शन यहां से यहां तक स्टॉप हो जाती है, समझ में आया? लेकिन ये वाली रिएक्शन CO में नहीं रुकती, ये CO2 में चले जाती है। लेकिन अगर हमें फिर भी निकालनी है इस रिएक्शन के लिए, और देखो भाई पहली बात सुनो, अब हालांकि देखो मुझे भी लगता है कि मैं हर एक चीज का रीजन बताऊं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो आप जब क्वेश्चन पूछते हो सर ऐसा क्यों, मैं तो मुझे पता है कि 99 to 98% में हमेशा बताता ही हूँ कि ऐसा क्यों है, और बताने के तुम्हें तो पता है, वैसे तो मैं फालतू में आपको रटवाता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैंने कभी बता दिया कि इसको अभी आप ऐसे ही समझो, तो आपने उसको, क्योंकि आपने पास इतना टाइम नहीं, ठीक है ना, वरना मैं आपको बहुत डिटेल में बता देता। फिर भी बता रहा हूँ कि ये रिएक्शन ये स्टॉप नहीं होती यहां तक, इसलिए इसके लिए एक्सपेरिमेंटली हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो देखो, मान लो अभी मैं इसको x मान लेता हूं, y मान लेता हूं, z, तो आपको पता है बच्चों, जो z होगा वो क्या होगा, बोलो, x प्लस y होगा। देखो, z को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, समझे? z को हम एक्सपेरिमेंटली इसके लिए, हाँ देखो देखो, और बहुत यूजेस है। देखो देखो, z हमें पता है, y हमें पता है, क्या हम x निकाल सकते हैं, बोलो जल्दी, क्या हम x निकाल सकते हैं, जल्दी बताओ। तो आप समझ में आ गए हेसेस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन, बोलो जल्दी, समझ में आया फर्स्ट एप्लीकेशन? दो रिएक्शन में सबको समझ में आया फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। कभी भी याद रखना, जब हम एक्सपेरिमेंटली एंथैल्पी ऑफ कंबशन या एंथैल्पी डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो उस समय हम जनरली हेसेस लॉ का यूज करेंगे, ठीक है? दो रिएक्शन की एंथैल्पी पता है, तीसरे की हम निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है सबको? अभी प्रॉब्लम तो बहुत पड़ेंगे भाई, अभी तो मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूं, जो कि रिक्वायर है, आपको सोचना सिखा रहा हूं मैं, ठीक है? अब एप्लीकेशन नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना अभी। एप्लीकेशन नंबर सेकंड, देखना बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। एप्लीकेशन नंबर सेकंड, चलो एप्लीकेशन नंबर सेकंड की क्या बात है, तो बहुत खूब बात है। मतलब मैं बता दूं, अगर आप लोग एप्लीकेशन नंबर सेकंड सीख गए ना, तो आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। क्या बताया मैंने, वापस बोलो। अगर आपके एप्लीकेशन नंबर सेकंड अच्छे से आ गया, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मे भी आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है? तो एप्लीकेशन नंबर सेकंड होता है कि टू डिटरमाइन, याद रखना, टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सम कंपाउंड, किसी कुछ कंपाउंड के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हेसेस लॉ। आइए इसको पढ़ना सीखते हैं। मैं इसको प्रॉब्लम के थ्रू पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो अच्छे से समझ में आएगा। मान लो, बहुत अच्छे से देखो, मान लो मेरे पास CH4 है, उन्होंने क्वेश्चन गिवन है CH4 कार्बन और हाइड्रोजन के लिए उन्होंने बोला है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, उन्होंने इसके लिए गिवन क्या है, बोलो, दे गिवन एंथैल्पी ऑफ कंबशन। CH4 के लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन x है, कार्बन के लिए y, और हाइड्रोजन के लिए z। सबसे पहली बात, डाटा समझ में आया सबको, क्या गिवन है? उन्होंने बताया हर एक के लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू गिवन है, x, y और z। उसके बाद याद रखना, उन्होंने पूछा है कैलकुलेट फॉर्मेशन ऑफ CH4, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। अब देखो, आपको कुछ भी नहीं पता और जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करेंगे भाई, अच्छे से समझो। मैंने एक बार लिख के दिया था, याद आ रहा है कुछ कुछ इसके पहले लेक्चर को? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये तीनों एक भी हो सकते हैं, ठीक है? पहली बात सबको समझ में आए, मैंने क्या लिखा है कि CH4 की एंथैल्पी ऑफ कंबशन x है, कार्बन की y है और हाइड्रोजन की z है। उसके बाद मैंने पूछा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, इसकी एंथैल्पी निकालनी। तो आइए शुरू करते हैं सीखना।
सबसे पहली बात, आपको जो गिवन है ना उसकी रिएक्शन लिख लो। 3 और 4 चीजें गिवन है ना, तो चारों चीजों की रिएक्शन लिख लो। देखो मैं किस तरह से लिखता हूं। सबसे पहली बात, CH4 का कंबशन कैसे होगा बच्चों? आप बोलोगे सर CH4 को किसके साथ रिएक्ट कर दो? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनेगा रे? कभी पढ़ा है आपने? हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो क्या बाहर निकलेगा? CO2 प्लस वाटर। समझे? सबसे पहले रिएक्शन, इसको और अच्छे से लिख देता हूं। ये देखो, ये रिएक्शन आपको अच्छे से धीरे धीरे याद हो जाएंगे। मैं लिख रहा हूं, देखो मीथेन की रिएक्शन उन्होंने बोला, मीथेन का कंबशन हुआ। कंबशन बोले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो क्या बनेगा? तो देखो पहले तो CO2 बाहर निकलेगा प्लस H2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बताओ जल्दी, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? और इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी गिवन है x। इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन x गिवन है, मैंने अभी बताया। उन्होंने बोला एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 इज x। तो आपको लिख देना है x इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4। अब देखो मैं क्या करता हूं, बहुत प्रॉब्लम को टाइम लगने वाला है हमें, लेकिन एक एक चीज यहां तक की बातें क्लियर है। अब इसको बैलेंस करो, तो बैलेंस कैसे करें सर? देखो बैलेंस कैसे करें, हाइड्रोजन इधर 4 है तो इधर कितना लेने पड़ेंगे मुझे? 2 हो गए, तो हाइड्रोजन बैलेंस है सर। अब ऑक्सीजन देखो सर, 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, तो इतने इधर भी कितने चाहिए? 4 ऑक्सीजन। अब बैलेंस है भाई, बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। अब बैलेंस है, बोलो क्लियर है रिएक्शन। रिएक्शन नंबर फर्स्ट, कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन ऑफ मीथेन की रिएक्शन बैलेंस हो गई बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते, उन्होंने सेकंड नंबर पे गिवन है, देखो सीक्वेंस मत भूलो, सेकंड पे गिवन है कार्बन का कंबशन। तो आइए कार्बन का कंबशन करते हैं। ये कार्बन, कार्बन प्लस O2 क्या मिलेगा? बोलो जल्दी, कार्बन प्लस O2 कंप्लीट कंबशन CO2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, CO2 मिला और इसकी एंथैल्पी क्या गिवन है? जल्दी बताओ। Y। समझे क्या? बोलो सेकंड वाली रिएक्शन क्लियर है? वेरी गुड। थोड़ा सा आगे बढ़ते, थोड़ा सा। थर्ड देखो, हाइड्रोजन का कंबशन गिवन है सर, हाइड्रोजन प्लस O2 गिव्स H2O। क्या रिएक्शन बैलेंस है? देखो सर हाइड्रोजन तो सेम है, बोलो इधर किससे मल्टीप्लाई करूं? इधर लिख दूं कि हाफ O2? बोलो हाँ या ना, मैसेज करो रे। इधर लिख दूं कि हाफ O2? यस सर, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन एंड इसकी एंथैल्पी गिवन है आपको XYZ। और आपसे क्या पूछा है? देखो आपसे क्या पूछा है उन्होंने, देखो ये सारी चीजें आपको लिखना कंपलसरी है, चाहे नीट का एग्जाम हो या कोई भी। आपको थोड़ा स्पीड में आदत हो जाएंगी, डोंट वरी। अब देखो बहुत अच्छे से ध्यान देना, उन्होंने पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। तो CH4 बनाने के लिए जो एंथैल्पी लगेंगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 वो कितनी होगी, ये पूछा है उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। रुको रुको रुको, अभी सुनो, ये सेकंड एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन मत लगा देना, पहले सुनो, पहले सुन लो। तो CH4 कैसे बना होगा बच्चों? देखो CH4 कैसे बना होगा, तो आप बोलोगे सर, सर सिंपल बात है, किससे बना होगा? बोलो अरे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है उन्होंने, तो फॉर्मेशन बोलो तो किससे बना होगा? सर ये बना होगा कार्बन से और स्टैंडर्ड स्टेट से और 2 हाइड्रोजन से। हाँ 2 हाइड्रोजन से। क्या यहां तक की बातें सबको क्लियर है? क्या यहां तक की बातें क्लियर है? मैसेज करो। उन्होंने यहाँ पे आपको 3 एंथैल्पी दी और लास्ट एंथैल्पी पूछी, यहां तक सबको समझ में आया मैंने किस तरह से लिखा? जल्दी बताओ, सबको क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। देखो बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। अब मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। किस तरह से? देखो उसकी जरूरी है छोटा करना। देखो आपको बैलेंसिंग वगैरह सारी चीजें आप धीरे धीरे सीख जाओ। मान लो मेरे पास CH4 है, CH4 की रिएक्शन मैंने किसके साथ की थी बच्चों? 2O2 के साथ की थी। क्या बना? CO2 प्लस 2H2O और इसकी एंथैल्पी क्या थी आपकी? X थी। उसके बाद मैंने कार्बन की रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ, आपका CO2 बना और भाई इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन थी Y। और यहाँ पे लिख दूं मैं H2 प्लस हाफ O2, आपके पास क्या बना? H2O बना भाई, और इसकी एंथैल्पी थी, बोलो बच्चों, Z थी। और मैंने बोला कि इनको आपको क्या चाहिए? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, किसकी? CH4 के। तो आपने क्या लिखा? ये कार्बन था सॉलिड और 2H2। देखो यहाँ पे गैस वगैरह लिखना भूल मत जाना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मेरे पास इतनी जगह नहीं इसलिए मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH4 की निकालनी है, हमें निकालनी है CH4 की। सबसे पहले मुझे बताओ बच्चों, ये रिएक्शन आने के लिए हमें क्या जुगाड़ करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। सर कार्बन है ना, देखो मैं क्या करता हूँ, देखो इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन सेकंड। अब रिएक्शन देखो, एंथैल्पी को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, एंथैल्पी को थोड़ी देर के लिए आप होल्ड पे रखो, ठीक है बच्चों। अब देखो सर, ये लाने के लिए ना, इसको लाने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा पता है, मैं बताता हूं। सबसे पहले सर हमें क्या करना पड़ेगा, सर कार्बन सेकेंड में, तो हमें सेकेंड रिएक्शन को ऐड करना पड़ेगा। सर किस में ऐड करना पड़ेगा, देखो सुनो अच्छे से। तो कार्बन तो सेकंड रिएक्शन में, इसीलिए मैंने लिखा सेकंड रिएक्शन। समझ में आया सबको? पहली बात मैं क्या कर रहा हूं उसको समझो अच्छे से। कार्बन इज इन सेकंड रिएक्शन, तो मैंने लिया कार्बन मतलब सेकंड रिएक्शन, और भी रिएक्टेंट की साइड है, रिएक्टेंट की साइड कार्बन है। इधर भी देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। देखो कार्बन यहां पर भी रिएक्टेंट की साइड है, ऊपर भी रिएक्टेंट की साइड है, तो सेकंड वाली रिएक्शन को हम प्लस में लिखेंगे, +2। मतलब सेकंड वाली रिएक्शन का जो भी चीज आने वाली है उसको मैं दो, मतलब ये सेकंड वाली रिएक्शन है, ठीक है, प्लस। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन कौन से रिएक्शन से आता है, बोलो हाइड्रोजन कौन सी वाले रिएक्शन में दिख रहा है आपको, जल्दी बताओ मैसेज करके। हाइड्रोजन कौन सी वाले रिएक्शन में दिख रहा है, थर्ड। लेकिन कितने हाइड्रोजन है वहां पे, 2 है। हमें कितने चाहिए भाई, हमें कितने चाहिए, हमें 4 चाहिए। तो मैं ऐसे लिखूं क्या, ऐसे लिखूं क्या बच्चों, थर्ड रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, थर्ड रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। बोलो क्लियर है सबको, हाँ या ना बताओ जल्दी। थर्ड रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये समझ में आया? अब दूसरी बात, और हाँ सर ये भी रिएक्टेंट की साइड है, ये भी पॉजिटिव में आएगा, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा। समझ में आया सबको किस तरह से लिखा मैंने? और सर अब मुझे बताओ CH4 कहां पे, CH4 कहां पे, बोलो कौन से रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन में। बोलो यार हाँ या ना, CH4 फर्स्ट रिएक्शन में। लेकिन याद रखना CH4 सर प्रोडक्ट की साइड है और इधर रिएक्टेंट की साइड है, तो फर्स्ट रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, माइनस करना पड़ेगा, उल्टा सुल्टा करना पड़ेगा। ये वाला इक्वेशन ये कैसा है सबको समझ में आया? इतनी यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो कैसे आया, समझ में आया सबको? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक मैं रुक रहा हूं, बोलो यहां तक की बातें सबको क्लियर हो रही है, मैसेज करके बताओ। मैंने -1 कैसे लिखा, क्योंकि प्रोडक्ट, हाँ ये प्रोडक्ट की साइड है और उधर रिएक्टेंट की साइड है, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन हमें माइनस करनी पड़ेगी। अब देखो एक मिनट यार, ये अब देखो काम की चीज। अब देखो मैं क्या करता हूं, सर अगर इनके साथ हम ये सब चीजें कर सकते हैं, इनके साथ ये सब चीजें कर सकते हैं, सुनो सुनो, इस रिएक्शन के लिए लिख रहा हूं मैं, इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए मैं लिख रहा हूं एंथैल्पी, इस रिएक्शन के लिए मैं एंथैल्पी लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो अभी, तो ये सुनना अच्छे से, ये हमारी जो रिएक्शन थी ना, कौन सी वाली बच्चों, देखो इन 3 रिएक्शन का यूज करके हमने ये फोर्थ वाली रिएक्शन, मतलब इज इक्वल टू फोर्थ रिएक्शन। अब देखो, अब इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, देखो सर ये 2 नंबर है ना सर, इस 2 नंबर के रिएक्शन के आगे मैं लिख देता हूं y, समझे? यहाँ पे y लिख देता हूं, देखो y आ गया। बोलो जल्दी हाँ या ना, बोलो जल्दी, क्लियर है सबको, मैसेज करो। और सर 3 नंबर की रिएक्शन को मैं लिख देता हूं z, 3 नंबर की रिएक्शन को मैं लिख देता हूं z, और a-x, समझे या नहीं समझे? ये इक्वेशन कैसे आया, ये आ गई आपकी एंथैल्पी, और ये आ गई आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझे इसको कैसे, किस तरह से लिखा मैंने? ऐसे बहुत एग्जांपल पढ़ेंगे। बताओ यहां तक की बातें सबको क्लियर है? y + 2z - x इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये इस लास्ट वाली रिएक्शन की एंथैल्पी थी ये वाली। समझे या नहीं समझे ये वाला इक्वेशन? बोलो जल्दी, क्लियर है? हो गया क्लियर? अब बताओ तुम्हें हो गया क्लियर, मैसेज करो। चलो सच में क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। देखो सेकंड रिएक्शन को मैंने y लिखा, क्योंकि वो मैंने बोला था रिएक्शन को अगर हम ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो एंथैल्पीज को भी कर सकते हैं। तो y एंथैल्पी प्लस 2 × z, क्योंकि थर्ड थी, 2 × 3 थी, तो 3 की जगह पे मैंने क्या लिखा, 3 की जगह पे मैंने z लिखा, ठीक है बच्चों। और मैंने बोला -1 बोले तो x, -1 बोले तो x। अब बहुत इंपॉर्टेंट काम की मैं अभी देखो, ये आखिरी वाली रिएक्शन क्या है रे बोरो हमारी, ये आखिरी वाली रिएक्शन क्या है हमारी? नाउ दिस रिएक्शन इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ CH4, तो मैं यहाँ पे लिख दूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। निकाल सकते हैं हम, जल्दी बताओ। एंड अब देखो हमें x की वैल्यू पता होगी, सुनना, x पता होगा, z पता होगा, y पता होगा, हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 निकाल सकते हैं अभी। हाँ या ना बताओ जल्दी, बोलो यार अच्छे से समझ में आया सबको, क्लियर हो गया है या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं? देखो यार अब आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर देखो
क्या इसके लिए एक और तरीका, देखो एक और तरीका मैं बता देता, लेकिन आप ऐसे ही सॉल्व करो, ठीक है। मतलब देखो बच्चों, आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आपने बोला सर ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से, और सर y z और x ये हमारी एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। क्या आपने इस बारे में सोचा? तो आपने क्वेश्चन करना चाहिए था ना सर कि सर ये तो हमारी कंबशन है और ये तो हमारा फॉर्मेशन है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो कैसे पॉसिबल है अभी बताता हूं। क्या मैंने पढ़ाया था एंथैल्पी ऑफ कंबशन को? सुनो, इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, सुनो अच्छे से। देखो मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, ठीक है बच्चों, एकदम अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखो। ये जो है ना, मुझे देखो वापस से, बोर्ड नहीं है वरना मजा आ जाता, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक मिनट। मैं पीछे जा सकता हूँ क्या? पीछे जा सकता हूँ क्या मैं? रुक जाओ। हाँ हाँ, गया मैं पीछे, रुक जाओ। ये मजे की बात है ना, ये अभी मजेदार चीज है। सुनो अभी, ऐसा होना चाहिए, पता है, पीछे जाना बोले तो बहुत सारी चीजें बच जाती है ना। रुक जाओ, ठीक है ना। अब देखो, हम्म, ये देखो मैं थोड़ा सा आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान से सुनना। देखो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन थी वो x थी, इसकी y थी और इसकी थी z, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है x को मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो x को मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों? x को मैं बोल सकता हूँ कि इट इज अ कंबशन ऑफ CH4। तो लिख दो यहाँ पे x इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4, या फिर मैं इसी को ही बोल सकता हूँ, एक मोल बन रहा है ना, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, बोलो समझ में आ रहा है आपको? मैं CH4 को ही बोल सकता हूँ क्या? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 को मैं क्या बोल सकता हूँ? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। अरे यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। मैं x को ही मैं और क्या बोल सकता हूँ? x को मैं बोल सकता हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, या फिर इसको ही मैं बोल सकता हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। 2H2O, यहाँ पे दो है ना। चलो ये छोड़ दो। आपको एक आइडिया आ रहा है क्या बच्चों? मतलब मैं अभी देखो ज्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि आप कॉम्प्लिकेशन में आ जाओगे। देखो मैं कंबशन को ही फॉर्मेशन बोल सकता हूँ इन दिस केस, इसीलिए मैंने वो फॉर्मूला यूज किया टू कैलकुलेट, क्या? टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो मैं आपको और थोड़ा सा एग्जांपल लेके क्लियरिफाई कर देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं तो थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास, देखो सुनो, मान लो मेरे पास एग्जांपल लेकर देखने दो। देखो सुनो, मान लो मेरे पास कैल्शियम है, उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन x है। हाइड्रोजन है, उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन y है। और तीसरा क्या है?